लाल किला हमला, ये सिर्फ एक और हेडलाइन नहीं थी। आज हम इस हमले की खबरों से कहीं आगे बढ़कर इसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे। एक ऐसी रणनीति जो आतंकवाद, जियोपॉलिटिक्स और भारत की सुरक्षा के धागों को एक साथ बुनती है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और कहां। हमला हुआ लाल किले के पास, एक ऐसा इलाका जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि दिल्ली का एक बड़ा कमर्शियल हब भी है। और टाइमिंग वो जानबूझकर ऐसी चुनी गई जब वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। मतलब मकसद एकदम साफ था, सिर्फ तबाही मचाना नहीं बल्कि भारत के दिल पर एक प्रतीकात्मक चोट करना। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वाकई में किसी आतंकवादी गुट की हताशा में की गई एक कार्रवाई थी, या फिर ये जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर चली गई एक बहुत ही सोची समझी, बहुत ही चालाक चाल थी? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स थीं उनसे आगे बढ़ते हैं और इस धमाके के पीछे छिपे असली संदेश और उसके असली मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। पहली नज़र में और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं उनके मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों का भी यही मानना था कि यह हमला एक ऐसे टेरर मॉड्यूल ने किया है जो चारों तरफ से घिर चुका था और बस अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उसने ये हताशा भरा कदम उठाया। एक बहुत ही सीधी साधी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन। पर जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि यह सादगी ही सबसे बड़ा धोखा हो? कि हमला करने वालों ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि हम सब यही सोचें ताकि असली खेल पर किसी का ध्यान ही न जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सबूत एक बिल्कुल नई और कई ज्यादा खतरनाक स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करने लगे। ये आतंक का एक नया चेहरा था जो सामने आ रहा था। अब देखिए, यहां पाकिस्तान की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले क्या होता था, वो सीधे तौर पर शामिल होते थे, आतंकियों को बॉर्डर पार कराते थे, जिससे सबूत भी सीधे सीधे उन्हीं तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब उन्होंने एक नया रिमोट कंट्रोल मॉडल अपना लिया है। मतलब वे मल्टीनेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और स्लीपर सेल्स को दूर बैठकर ही एक्टिवेट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, वो आसानी से कह सकते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। और ये मैप बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये रिमोट कंट्रोल मॉडल असल में काम कैसे करता है। आप देखिए, ऑपरेशन का मेन सेंटर तो पाकिस्तान में है, लेकिन लॉजिस्टिक्स के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल हुआ और फंडिंग और रिक्रूटमेंट के लिए तुर्की का। मतलब ये एक इतना कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल जाल बुना गया कि इसे सीधे पाकिस्तान से जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाए। तो ये तो साफ है कि तरीका एकदम नया था, ऐसा कि आसानी से पकड़ा ना जा सके। लेकिन असली सवाल ये है कि इस पूरी नई रणनीति का मकसद क्या था? ये सिर्फ एक धमाका करने से कहीं ज्यादा बड़ा खेल था। और यहीं से खेल असली में शुरू होता है, जियोपॉलिटिकल चेस का। अब हम समझेंगे कि इस हिंसा के पीछे असल में कौन सी कहानी, कौन सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। इस पूरे खेल के सेंटर में है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालेंस, यानी समानता का सिद्धांत। ये एक ऐसी शातिर रणनीति है जिसका एक ही मकसद है, दुनिया के सामने हमलावर और पीड़ित दोनों को एक ही पलड़े में रख देना, ताकि ये लगे कि दोनों बराबर के दोषी हैं। ये तराजू पूरी कहानी खुद बयान कर देता है। देखिए, एक तरफ दिल्ली का धमाका है और दूसरी तरफ कुछ ही समय बाद इस्लामाबाद में हुआ एक धमाका। पाकिस्तान का मकसद एकदम साफ था, दुनिया को कंफ्यूज कर दो ताकि कोई भी देश भारत पर हुए हमले के खिलाफ कोई कड़ा डिप्लोमैटिक एक्शन ना ले पाए। और इस पूरी रणनीति का निचोड़ इस एक लाइन में है। ये एक तरह से धमकी भी है और एक डिप्लोमैटिक चाल भी। इसका सीधा मतलब है, अगर आप हमें कटघरे में खड़ा करेंगे तो हम आपको भी अपने साथ खींच लेंगे। इस रणनीति का दूसरा पिलर है अफगानिस्तान एंगल। पाकिस्तान खुद को दुनिया के सामने एक बेचारा, पीड़ित देश की तरह पेश करता है, जिसे भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर अस्थिर करने में लगे हैं। और इससे उसे डबल फायदा होता है। एक तो अपने देश की जनता का ध्यान अपनी ही सरकार की नाकामियों से हट जाता है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे सहानुभूति और मदद भी मिल जाती है। लेकिन ये खेल सिर्फ भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का नहीं है। इसमें ग्लोबल पावर्स और खास तौर पर अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाता है। नीली रेखा दिखाती है अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया। जब भी यह रवैया नरम होता है तो लाल रेखा, जो भारत में आतंकी घटनाओं को दिखाती है, वो ऊपर चली जाती है। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक सीधा कनेक्शन है।
और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त की ये दो घटनाएं इस पैटर्न का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जब अमेरिका का रुख नरम था तो पहलगाम जैसे हमले बढ़ गए, लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन से जवाब दिया तो पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिकी मध्यस्थता वाली बयानबाजी का फायदा उठाया और इसका इस्तेमाल उसने भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ज़रूरी ट्रेड डील को रुकवाने और डिप्लोमेटिक टेंशन पैदा करने के लिए किया। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखते हुए सवाल यह है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। एक बात तो साफ है, हमें एक मजबूत और व्यापक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। सरकार की तरफ से आया ये कड़ा संदेश ये जनता के मनोबल और सुरक्षा बलों के हौसले के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दिखाता है कि टॉप लेवल पर पॉलिटिकल विल है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि ये सिर्फ पहला कदम है, आखिरी नहीं। तो आगे का रास्ता एक 3 pronged स्ट्रैटेजी से होकर गुजरता है। सबसे पहले अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को AI और डेटा एनालिटिक्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से लैस करना होगा। दूसरा, हमारी सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच और हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, हमें डिप्लोमैटिक तौर पर अग्रेसिव होना होगा। दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान के दोहरे खेल को बेनकाब करना होगा। आखिर में बस एक बात याद रखनी होगी, नेशनल सिक्योरिटी कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार हासिल कर लिया और काम खत्म। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है और इस यात्रा पर सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है निरंतर सतर्कता। तो सवाल ये है कि क्या हम इस निरंतर सतर्कता के लिए तैयार हैं?